Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. मैं वनिता पराशर आज आपके सामने लेके आई हूँ फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। दरअसल एक कमेंट आया था कि मैम फैमिली कोर्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट के ऊपर वीडियो बना दीजिए, ये हमारे एलएलबी के सिलेबस में है। तो मुझे लगा कि एलएलबी के बच्चों के लिए मैं एक वीडियो बना देती हूँ कि अगर फैमिली कोर्ट एक्ट पर कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको उस क्वेश्चन में लिखनी होगी। तो चलिए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा इस पर, बड़ा ही इजी कंसेप्ट है, कोई टफ कंसेप्ट नहीं है जो आपको समझ में ना आए। मैं ले लेती हूँ हाईलाइटर। द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 वॉज इनेक्टेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स with an aim to promote conciliation and speedy settlement of disagreements relating to marriage and family affairs and related matters। ये क्या कह रहा है कि ये आया किस लिए आया फैमिली कोर्ट एक्ट? विद एन एम, एक उद्देश्य के साथ, टू प्रमोट कंसिलेशन, कि आपसी सेटलमेंट के जो मैटर्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। जैसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है तो उन दोनों के बीच में कंसिलेशन करवाना, समझौते की कोशिश करवाना, एंड स्पीडी सेटलमेंट, और जल्दी ही सेटलमेंट करवाना कि बड़ा ही तेज़ी से होना चाहिए। एट प्रेजेंट में अगर कोई लेडी कोई दहेज का केस दर्ज करवाती है तो जब महिला थाने में वो जाएगी तो उसकी कंप्लेंट के बाद काउंसलिंग होती है, और 3 काउंसलिंग में भी अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता फिर कोई जाके एफआईआर दर्ज होती है। तो इसका भी यही पर्पज़ था, स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिसएग्रीमेंट रिलेटिंग टू मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स। फैमिली के जो मैटर्स हैं जैसे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, इस प्रकार के मैटर्स का सेटलमेंट करवाने के उद्देश्य से फैमिली कोर्ट को लाया गया था। द एनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ कमीशन रिपोर्ट। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बेस पर ही इस एक्ट को लाया गया। देखिए, जब भी कोई नया लॉ आता है उसके पीछे लॉ कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देता है, अपनी सिफारिशें देता है कि अब इसमें ये बदलाव होना चाहिए, और फिर बदलाव होता है। एंड द हार्ड वर्क ऑफ डिफरेंट वुमेन एसोसिएशन एंड एनजीओ, की ये किस किस की मेहनत का नतीजा था? एक तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट, फिर वीमेन की कई एनजीओज थी, एसोसिएशन ग्रुप बने हुए थे, उनकी मेहनत का नतीजा था। द 59th लॉ कमीशन रिपोर्ट इन 1974 suggested that establishing family courts by states and selecting judicial officers should be based on experience। कि जब फैमिली कोर्ट जो भी बनेगी, इस रिपोर्ट ने ये सजेशन दिया कि वो जो जुडिशियल ऑफिसर्स वहाँ पर जो अपॉइंट होते हैं उनमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर फैमिली कोर्ट की बात करें तो जो सेशन जज होता है या एडीजे जिसे आप कहते हो, वही फैमिली कोर्ट का प्रिंसिपल जज होता है। ऑल्सो इन 1974 में एक रिपोर्ट आ गई। 1975 में द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन सजेस्टेड दैट फैमिली डिस्प्यूट शुड बी हैंडल्ड डिफरेंटली देन ऑर्डिनरी सिविल प्रोसीडिंग, कि जो महिलाओं से रिलेटेड जो ये मैटर है उसे एक सामान्य सिविल कोड की तरह हैंडल ना किया जाए, बल्कि उसको डिफरेंटली हैंडल किया जाए। देखिए, जिस टाइम ये एक्ट आया उस टाइम में एक्चुअल में लेडी जो होती थी वो सफ़र करती थी, लेकिन अगर प्रेजेंट की सिचुएशन देखी जाए तो आप ये मान के चलिए कि मेंटेनेंस की केसेस भी झूठे चल रहे हैं, दहेज की केसेस भी झूठे चल रहे हैं, क्रुअल्टी की केसेस भी झूठे चल रहे हैं। तो अब तो धीरे धीरे लॉ में बदलाव आने लगा है, कुछ चेंजेस होने लगा है, सिर्फ एक वीमेन के फेवर में ही केस डील नहीं होते हैं। The government amended the Code of Civil Procedure in 1976 to adopt a particular procedure for disputes concerning the family, but this amendment did not help much। 1976 में भी सीपीसी में एक अमेंडमेंट आया, लेकिन उससे ज़्यादा हेल्प नहीं मिली। फाइनली अंत में क्या हुआ? डिफरेंट वीमेन्स एसोसिएशन एंड सेवरल एनजीओज वर्किंग इन द फैमिली वेलफेयर फील्ड ट्राई टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पीडी ट्रायल। अब क्या किया, जो एनजीओज थी, महिलाओं के जो ग्रुप बने हुए थे, उन्होंने क्या किया कि अब एक ऐसा आप लॉ लाइए जिसमें स्पेशल कोर्ट हो और जो फैमिली के मैटर को इम्प्रूव करने के लिए काम करे। तो एक लंबे प्रोसेस के बाद फैमिली कोर्ट एक्ट जो है वो आया। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अब इंट्रोडक्शन, जब एग्जाम में आप क्वेश्चन लिखोगे तो इंट्रोडक्शन दे दोगे, अपनी वर्डिंग में दे सकते हो। कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो अपनी वर्डिंग में दे सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। यदि आपको इंग्लिश की ट्रांसलेशन अच्छे से समझ आ चुकी है, कुछ भी लिख सकते हो, नो इशू। फिर बात आता है, कई बार 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। 20 मार्क्स में जब भी फैमिली कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, साइलेंट फीचर्स आते हैं, क्योंकि अलग अलग छोटी छोटी हेडिंग्स पे एक सेपरेट क्वेश्चन बनना मुश्किल हो जाता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट क्या है?
टू मेक इट ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टेट टू एस्टेब्लिश सेवरल फैमिली कोड। अब क्या कर दिया, ऑब्लिगेशन स्टेट पर ये कंपल्सरी कर दिया कि कई फैमिली कोड को बनाए। टू प्रोवाइड जुरिडिक्शन टू द फैमिली कोड्स ऑन द नलिटी ऑफ मैरिज, किन किन के ऊपर मैटर सोल्व करेगी फैमिली कोड, मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करना, डाइवोर्स के मैटर, जुडिशियल सेपरेशन के मैटर, आरसीआर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स के मैटर, वैलिडिटी ऑफ मैरिज के मैटर, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के मैटर, फैमिली में लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड, की बच्चा वैध है या अवैध है, गार्जियनशिप के मैटर हो गए, कस्टडी के मैटर हो गए, इसकी चिल्ड्रन की कस्टडी किसे मिलेगी, और मेंटेनेंस के। तो इन मैटर से ये डील करती है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, टू मेक मैंडेटरी कंसिलेशन प्रोसीडिंग, की मैंडेटरी कर दिया गया कि दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट, टू सेटल फैमिली डिस्प्यूट थ्रू कंसिलेशन, फैमिली डिस्प्यूट को कंसिलेशन के थ्रू ही सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। फिर रिकंसिलेशन और सेटलमेंट, जब पूरी तरह से इन दोनों के बीच में आपस के विवादों को दूर कर दिया जाएगा तो फिर उनके बीच में एक सेटलमेंट हो जाएगा। टू प्रोवाइड सोशल एंड मेडिकल असिस्टेंस टू असिस्ट द पार्टीज टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स बाय कंसिलेशन, ये एक ही पॉइंट है तो इनको आप इकट्ठा करोगे, ठीक है। ये है पार्टीज, तो जो भी मैटर होंगे वो क्या की जाएगा, सेटल किया जाएगा कंसिलेशन के माध्यम से। टू प्रिवेंट लीगल प्रैक्टिशनर एक्सेप्ट एज एमिस क्यूरी, एमिकस क्यूरी क्या होता है कि एक ऐसा बंदा अपॉइंट किया जाएगा जो किसी वकील के थ्रू काम नहीं करेगा बल्कि दोनों के बीच में समझौता करवाने का प्रयास करेगा। टू सिंप्लीफाई द रूल्स ऑफ एविडेंस, और एविडेंस के जो रूल्स हैं उनको सिंपल तरीके से इसमें कंसीडर किया जाएगा, ये है इसका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है कंपोजिशन, की फैमिली कोड में कौन कौन इंक्लूड होगा, क्या कुछ होगा, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 3 जो है एक्ट का, ये कुछ एक सेक्शन है जो आपको याद रखने होंगे। सेक्शन 3 वो प्रोवाइड करता है एक प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशिंग वन फैमिली कोड, एक फैमिली कोड को एस्टेब्लिश करने के लिए। द स्टेट मस्ट एस्टेब्लिश अ फैमिली कोड फॉर एवरी एरिया, हर एक एरिया के लिए आप फैमिली कोड बनाओगे। कंप्राइजिंग अ सिटी और टाउन हुज पॉपुलेशन एक्सीड 1 मिलियन, 1 मिलियन कितना 10 लाख तक की जिसकी पॉपुलेशन को एक्सीड कर रही है, किसकी कंसल्टेशन से, हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगा कि क्या वहाँ फैमिली कोर्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और फिर उसको जो नोटिफाई करेगा गैजेट में। जब भी कोई सरकारी रूल होता है, सरकारी कुछ लॉ वगैरह बनता है, उसको नोटिफिकेशन गैजेट नोटिफिकेशन होती है। सिमिलरली आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन द लोकल लिमिट, जब कंसल्टेशन हो जाएगी हाई कोर्ट से उसके बाद लिमिट को भी कंसिडर करेगा कि कितनी लिमिट है, कौन कौन सा एरिया इसमें इंक्रीज होगा, कौन सा एरिया यहाँ पे कम किया जाएगा, कौन सी लिमिट को चेंज किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टेब्लिश फैमिली कोड फॉर अदर एरियाज इन द स्टेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में डीम नेसेसरी, अगर लगता है कि कुछ अदर एरियाज में भी फैमिली कोड होनी चाहिए तो कोर्ट वहाँ पर भी हो सकती है। जैसे एक पर्टिकुलर जिला है, उस जिले में अलग अलग ब्लॉक है। मैं हरियाणा में रहती हूँ, हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट में रह रही हूँ, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में डबवाली, एलनाबाद है, ये ब्लॉक बने हुए हैं जहाँ पर भी कोर्ट लगती है। तो फैमिली कोर्ट क्या करती है, सिरसा की अपॉइंट होगी लेकिन वो वहाँ के मैटर्स को भी डील करेगी, डे वाइज वहाँ जाएगी। एक केस है इससे रिलेटेड, गंगाधरन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि द स्टेट गवर्नमेंट शुड एस्टेब्लिश फैमिली कोर्ट नॉट ओनली बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, स्टेट सिर्फ इसी वजह से फैमिली कोर्ट को नहीं स्थापित करेगा कि वो एक्ट में दिया गया, बट ऑल्सो टू डिस्चार्ज इट्स सोशल ऑब्लिगेशन, उसका एक सामाजिक कर्तव्य भी बनता है कि वो कम से कम केस कोर्ट में लाए और फैमिली के डिस्प्यूट को रिजोल्व करे, क्योंकि फैमिली सबसे बड़ी सोसाइटी है और उस सोसाइटी को अगर हम डेवलप नहीं कर रहे तो हमारी द होल सोसाइटी कैन नॉट बी डेवलप्ड इजीली। सेक्शन 4 क्या बात करता है, सेक्शन 3 कंपोजिशन की बात करता है कि कौन कौन होगा, कौन डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट से कंसल्ट किया जाएगा। सेक्शन 4 कहता है फॉर अपॉइंटिंग जजेस ऑफ फैमिली कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की बात करता है। सेक्शन 4 द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इन सच कोर्ट्स इज मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होगी, विच में अपॉइंट 1 और मोर जजेस को हर एक कोर्ट में दे सकता है, चाहे तो एक जज या चाहे ज़्यादा, मोस्टली एक ही होता है क्योंकि इतनी भर्तियां तो गवर्नमेंट करती भी नहीं है। पर्सन्स हु आर अपॉइंटेड जजेस मस्ट हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशन, उनके पास आवश्यक क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, योग्यताएं भी होनी चाहिए। दे मस्ट बी कमिटेड टू द नीड टू प्रोटेक्ट द प्रिजर्व द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, उनका मेन मकसद क्या है, मैरिज को बचाना, बच्चों की भलाई के बारे में सोचना। प्रेफरेंस इज टू बी गिवन टू वुमेन वन मेक सच अपॉइंटमेंट, अगर कोशिश ये करो कि आप वहाँ पर वीमेन जजेस को वहाँ पर अपॉइंट करो, ठीक है, तो वीमेन जजेस को आप अपॉइंट करोगे। फिर क्वालिफिकेशंस क्या होगी, अ पर्सन शुड हैव एटलीस्ट 7 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए जुडिशियल ऑफिसर का इंडिया में, या
ऑफिसर होना चाहिए, मेंबर ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल में भी जजेस बैठते हैं, अंडर द यूनियन और स्टेट रिक्वायरिंग स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ, लॉ की स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए उन्हें। और द पर्सन हैज़ बीन एन एडवोकेट, या तो एक ऐसा जज हो सकता है जिसका 7 साल का एक्सपीरियंस है पूरे इंडिया में, या फिर एक हाई कोर्ट का एडवोकेट हो सकता है, और 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 7 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट, द पर्सन पोजेसेस अदर क्वालिफिकेशन, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ अदर जो भी क्वालिफिकेशन रख सकती है, किसकी कंसल्टेशन से, किससे सहमति जताएगी, किससे राय लेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। द पर्सन मस्ट बी लेस देन 62 ईयर्स तक उनकी एज लिमिट है, क्योंकि हाई कोर्ट का जो जज होता है वो 62 ही उसकी रिटायरमेंट होती है। द पर्सन इज डिवोटेड टू प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो व्यक्ति होगा जो वहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा वो मैरिज को बचाने के लिए ही काम करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका अपनी वाइफ से डिस्प्यूट चल रहा है, वो सोचता है कि मेरा घर उजड़ गया तो मैं सभी का उजाड़ दूँ, ऐसी मेंटेलिटी वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड कंसलेशन एंड काउंसलिंग एज टेक्निक फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स, को सेटल करने के लिए, बच्चों की भलाई के लिए वो उनके बीच में समझौता करवाने की पूरी काउंसलिंग करेगा, पूरी कोशिश करेगा। हाउएवर, हालांकि नो पर्सन कैन बी सो अपॉइंटेड इफ ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 62 ईयर्स, अगर उसकी एज हो चुकी है तो वो अपॉइंट नहीं किया जाएगा। वन सच कोर्ट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 जज, जब किसी कोर्ट के अंदर मोर देन 1 जज होता है, ईच कैन एक्सरसाइज एनी ऑफ ऑल द पावर्स, उसे वो जो है खुद भी और उसके साथ ही मिलकर उस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये सेक्शन, इसमें सेक्शन मेंशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब सेक्शन 4 को आप करोगे तो उसी के अंदर ये क्वालिफिकेशंस ऐड हो जाएंगी। जुरिडिक्शन क्या है, क्या दायरा है, कहाँ पर वो केसेस, कौन कौन से केसेस को डील करेगा। तो ये कह रहा है कि जो फैमिली कोड का सेक्शन 7 है वो जुरिडिक्शन की बात करता है। इट वॉज डिसाइडेड दैट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द फैमिली सच एज सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन हो गया, डाइवोर्स हो गया, एलिमनी होगी, ठीक है, और मेंटेनेंस, कस्टडी, गार्जियनशिप, एजुकेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट टू चिल्ड्रन एटसेट्रा शुड फॉल अंडर द जुरिडिक्शन। ये सब कुछ फैमिली कोर्ट पे जुरिडिक्शन में होगा। किसी को गार्जियनशिप चाहिए, किसी को कस्टडी चाहिए, किसी को मेंटेनेंस चाहिए, तो फैमिली कोर्ट इन मैटर को डील करेगी। एट प्रेजेंट में अगर 125 के मैटर्स हैं सीआरपीसी के मेंटेनेंस के, वो भी फैमिली कोर्ट ही डील करती है। फिर कहता है कि कुछ एक लिस्ट दे रखी है। पहला, सूट और प्रोसीडिंग फॉर द डिग्री ऑफ नलिटी, वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से रिलेटेड हो गया। रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स, की पत्नी घर छोड़ के चली गई है, हस्बैंड एक पिटीशन डालता है कि वो उसे बसने के लिए कहे, या फिर उनकी मैरिज को डेजोल्यूट किया जाए, डाइवोर्स हो जाए। एक ऐसा सूट और प्रोसीडिंग जिसमें वैलिडिटी ऑफ मैरिज को कंसिडर किया जा रहा है कि क्या वो मैरिज वैलिड थी या नहीं थी। सूट और प्रोसीडिंग इन द मैटर रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी के जो मैटर्स होते हैं हस्बैंड वाइफ के, वो भी अब उसमें डील होंगे। इंजंक्शन ऑर्डर, इंजंक्शन और ऑर्डर का मतलब है किसी काम को करने से रोकना। मान लो हस्बैंड और वाइफ की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, हस्बैंड प्रॉपर्टी सेल आउट करना चाह रहा है, लेकिन वाइफ वहाँ पर इंजंक्शन ला सकती है कि उसको रोक दिया जाए। बच्चा लेजिटिमेट है या नहीं है उसको कोर्ट से डिक्लेयर करवाना, डिक्लेरेटरी डिग्री होती है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग होगी, गार्जियनशिप की, कस्टडी की, माइनर के। तो इस प्रकार के मैटर्स जो है फैमिली कोर्ट डील करती है। नेक्स्ट है प्रोसीजर क्या होगा एडजुडिकेशन का। एडजुडिकेशन क्या होता है, दोनों पार्टीज को सुनकर एक रीजन ऑर्डर देना, रीजन जजमेंट देना, वो है एडजुडिकेशन। अब उसके लिए क्या प्रोसीजर है, सेक्शन 10 बात करता है फैमिली कोर्ट का कि फैमिली कोर्ट का क्या प्रोसीजर होगा। नॉर्मली ये सीपीसी के प्रोसीजर ही फॉलो करती है। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट, ये है यहाँ पर नोट करना जरूरी है कि फैमिली कोर्ट इज ए पार्ट ऑफ द सिविल कोर्ट, ये सिविल कोर्ट का ही पार्ट है। फैमिली कोर्ट के जो डिसीजन है उसके तहत उसमें आप कॉर्पोरल पनिशमेंट या सीआरपीसी के हिसाब से तो कुछ पनिशमेंट हो सकती है, लेकिन बाकी अदर पनिशमेंट को आप नहीं दे सकते। द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द फैमिली कोर्ट विल सुपरसीड दोज एस्टेब्लिश बाय द सिविल कोर्ट। सिविल प्रोसीजर कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अगर कोई भी ऐसे रूल्स बने हुए हैं जो फैमिली कोर्ट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो फैमिली कोर्ट के जो रूल है वो वहाँ पर सुपरसीड करेंगी। सुपरसीड का मतलब है वो वहाँ पर लागू होंगे। द सिविल प्रोसीजर कोड एंड एनी अदर एप्लीकेबल लॉ अप्लाई टू द एक्शंस और प्रोसीडिंग एक्सेप्ट द अबव मेंशन एक्सेप्शन। इन ऊपर एक्सेप्शन के तहत सिविल प्रोसीजर कोड और दूसरे जो लॉ है वो उसके हिसाब से कार्रवाई की जा सकती है। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन और फैक्ट्स ऑफ द केस, द फैमिली कोर्ट कैन डिसाइड ऑन इट्स अप्रोच फॉर सेटिंग। सेटिंग की डिसाइड करेगी। प्रोसीडिंग कैन बी हेल्ड इन कैमरा, कैमरा प्रोसीडिंग होगी। कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कैमरा लगा दो, कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब होता है कि वहाँ पर एकांत में उनका निपटारा होगा। इफ अ केस रिक्वायर्स इट, फैमिली कोर्ट कैन रिक्वेस्ट एमिकस क्यूरी, एक बंदा होता है जो दोनों के हित की बात करेगा,
वो वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इन दोनों को किसी प्रकार की अगर कानूनी सलाह चाहिए तो वो दी जाए। इफ़ नेसेसरी द फैमिली कोर्ट में सीक द असिस्टेंस ऑफ मेडिकल और वेलफेयर स्पेशलिस्ट। अगर ये लगता है फैमिली कोर्ट को कि हमें यहाँ पर मेडिकल की ओपिनियन लेनी है, कोई वेलफेयर है, वेलफेयर असिस्टेंस या स्पेशलिस्ट का मतलब कि कोई लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, कोई एनजीओ है, उसकी कोई रिपोर्ट लेनी है तो वो ले सकते हैं। द कोर्ट मस्ट टेक मेक रीजनेबल एफर्ट्स। कोर्ट क्या करेगी, रीजनेबल आवश्यक जो एफर्ट्स होते हैं, प्रयास होते हैं उन दोनों के बीच समझौता करवाने की वो करेगी। सेक्शन 9 ऑफ दिस एक्ट प्रिस्क्राइब्स द फैमिली कोर्ट्स ड्यूटी टू प्रमोट रिकंसिलेशन बिटवीन द पार्टीज के बीच में समझौता करवाने का प्रयास करेगा। सेक्शन 9, इस सेक्शन 9 के तहत फैमिली कोर्ट इन एवरी सूट और प्रोसीडिंग शैल मेक एफर्ट टू कन्विंस द पार्टीज, कि वो क्या करेगी, पार्टीज को कन्विंस करेगी, उनको समझाने का प्रयास करेगी अपना मैटर आप सॉल्व कर लीजिए। एंड फॉर दिस पर्पज, और इस उद्देश्य के लिए फैमिली कोर्ट जो है हाई कोर्ट के रूल्स को फॉलो करेगी या फैमिली कोर्ट को जो ठीक लगे वो कर सकती है। सेक्शन 9(2) ये कहता है कि अगर सेक्शन 9(1) या 9(2) याद ना रहे तो आप सिंपल सेक्शन 9 के अंदर ये दोनों को लिख सकते हो कि सेक्शन 9 ये कहता है, बस कहानी खत्म। सेक्शन 9(1) लिखने की जरूरत नहीं है, 9(2) लिखने की जरूरत नहीं है, 9(3) लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 9(1), 9(2), 9(3) में क्या दिया हुआ है उसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 क्लोज 2, if the family court finds a reasonable probability of settlement, अगर फैमिली कोर्ट को लगता है कि यहाँ संभावना है कि उन दोनों के बीच में समझौता हो सकता है, तो कोर्ट हैज़ पावर टू एडजर्न द प्रोसीडिंग। कोर्ट क्या कर सकती है, पावर को उनको एक तारीख आगे की दे देगी, उस समय प्रोसीडिंग को एडजर्न कर देगी, रोक देगी। यह है फैमिली कोर्ट का मैटर। हेल्प फ्रॉम मेडिकल एंड वेलफेयर एक्सपर्ट, ये मैं ऊपर करवा चुकी हूँ कि ये प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 12 में दिया हुआ है कि अगर फैमिली कोर्ट को लगता है तो वो मेडिकल एक्सपर्ट से ओपिनियन ले सकती है, और कोशिश ये होनी चाहिए कि वो एक वीमन हो, और फैमिली कोर्ट उसके बाद अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, इसलिए मैं इतना ही बता रही हूँ। प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन कैमरा, सेक्शन 11 बताता है, अगर कोई सेक्शन याद कर लेता है तो फैमिली कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है कैमरा प्रोसीडिंग होती है। क्या इंडियन एविडेंस एक्ट यहाँ पर अप्लाई होता है, तो सेक्शन 14 जो है वो कहता है फैमिली कोर्ट फॉलो इनफॉर्मल प्रोसीजर एंड ओनली रिकॉर्ड रेलेवेंट टेस्टिमनी एक्सक्लूडिंग लेंथी विटनेस, कि बड़ी बड़ी विटनेस की स्टेटमेंट नहीं चाहिए, ये जो है अपने प्रोसीजर को ही फॉलो करती है, लेकिन ये इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो भी एविडेंस प्रेजेंट किए जाते हैं उनको भी कंसिडर करेगी। रिकॉर्ड ऑफ ओरल एविडेंस, कि क्या ओरल एविडेंस हो सकता है, तो सेक्शन 15 ये कहता है कि ओरल एविडेंस दिया जा सकता है, लॉ सूट और प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा फैमिली कोर्ट के द्वारा, एंड बोथ द जजेस एंड द विटनेस मस्ट साइन द डॉक्यूमेंट, और जज और विटनेस है जज और जो विटनेस होंगे वो साइन भी करेंगी। ये 2-3 केसेस है, इनको आप माइंड में कर लेना। MP गंगाधरन का केस जो ऑलरेडी मैं ऊपर नोट करवा चुकी हूँ आप लोगों को, कि फैमिली कोर्ट का मकसद सिर्फ यही नहीं कि एक्ट में दिया गया है तो फैमिली कोर्ट को आपने एस्टेब्लिश करना है, उसके अलावा भी ये आपकी सोशल ड्यूटी बनती है कि आप फैमिली कोर्ट को एस्टेब्लिश करें। ये ऊपर कर चुके हैं हम, वही स्टेटमेंट आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। शाइनी वर्सेस जॉर्ज के केस में क्या हुआ था, वाइफ कैन इम्पेल ए क्लोज कजिन ऑफ हर हस्बैंड और even an unrelated third party because the husband gave them the property in a suit to reclaim the property, the family court would have authority over this। कि अगर मान लो वाइफ ने अपनी जो क्लोज कजन है उसके साथ कोई या थर्ड पार्टी के साथ कोई लिंक रखा है, तो उसके अंदर अगर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो उस पर भी कोर्ट का राइट रहेगा, ये बताया गया है इस केस में। इस केस में सिंपली यही था कि इम्पेल का मतलब क्या होता है। इम्पेल का मतलब होता है कि कोई किसी भी व्यक्ति को नुकीली चीज से चोट पहुंचा रहा है, ऐसा कुछ काम किया है। कहता है कि वाइफ ने इम्पेल कर दिया, क्लोज कजन थी, हस्बैंड की कोई कजन थी, उसको चोट पहुंचा दी, और या किसी तीसरी पार्टी को, क्योंकि हस्बैंड ने उसको प्रॉपर्टी दे दी थी, इस वजह से कोर्ट के पास अथॉरिटी है। तो इम्पेल को समझ के गलत अपना मीनिंग मत लेना। इम्पेल का मतलब है कि वहाँ पर किसी को चोट पहुँचाना। KA अब्दुल जलील वर्सेस, अब जलील है, जलील नाम याद रह जाएगा आप लोगों को, तो ये शाहिदा। इसमें क्या कहा गया कि कोर्ट डिटरमाइंड दैट इफ डाइवोर्स वाइफ वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज एंड दैट हर पेटिशन टू डिक्लेयर एंड डिवाइड एनी प्रॉपर्टी दे हैव अक्युमुलेटेड टुगेदर वुड बी मेंटेनेबल। कहने का मतलब है कि मैरिज के अंदर दोनों पार्टीज और दोनों ने अपनी जो प्रॉपर्टी इकट्ठी ले रखी थी या इकट्ठी कंबाइंड प्रॉपर्टी थी, तो उसको भी जो भी मैटर है वो कोर्ट हैंडल कर सकती है। कुछ अदर फीचर दिए गए हैं। सेक्शन 21 के तहत क्या कहा गया है कि गैजेट नोटिफिकेशन देगी कोर्ट जब भी कोई रूल नया बनाएगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट्स रूल मेकिंग अथॉरिटी दी गई है सेक्शन 22 में, ज़्यादा कुछ नहीं है, यही हेडिंग याद करना है बस।
वैसे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अगर साइलेंट फीचर आ जाता है तो आप उसमें लिख सकते हो। द स्टेट गवर्नमेंट्स पावर टू क्रिएट रेगुलेशन, जब वो बनाएगी सेक्शन 23 में बनाएगी। तो ये है एक छोटा सा एक्ट, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, हमें बेरफ्त के हिसाब से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इतना भी पढ़ के एग्ज़ाम में लिख के आ जाते हो तो सफिशेंट एनफ है, ये आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलवा देगा। अगर साइलेंट फीचर आ जाता है या अकेला सिर्फ ऑब्जेक्ट और जुरिडिक्शन आ जाता है, कंपोजिशन आ जाता है, तो मोस्टली सारा का सारा ही कवर अप उसमें होगा। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगी, अलग से उस डाउट पे वीडियो बना दूंगी। लेकिन ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या कमेंट करते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना चाहिए तो आप शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।